अपने माननीय राजीव दीक्षित जी का तालियों से स्वागत करें। और सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मेरे को तो पैसा को जाओ मैं इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में संवाद करने का मौका मिल रहा है। हमारी आज की इस सभा का बहुत गौरव है कि माननीय श्री चिरंजी लाल जी मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे साथ यहाँ हैं और उनके कारण हमारी सभा का गौरव बढ़ रहा है। मंच पर हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत समर्पित संरक्षकों में से एक माननीय श्री अशोक भाई भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनकी उपस्थिति हम सबको उत्साह देने वाली बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मंच पर परम सम्माननीय स्वामी कृष्णानंद जी उपस्थित हैं। उनको मैं भावपूर्वक प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी इस सभा में आकर अपना उपस्थिति से हमें जो आशीर्वाद दिया है, उनकी उपस्थिति ही हमें आशीर्वाद देने वाली है। इसके लिए परम सम्माननीय स्वामी कृष्णानंद जी का बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा भारत स्वाभिमान के हमारे यहाँ के संयोजक रविंद्र भाई, महामंत्री कोषाध्यक्ष भाई सोहन लाल जी, संगठन मंत्री कृष्ण लाल जी और प्रबंधक श्री बाबू सिंह जी, इनका आभारी हूँ। बहन रीटा जी का भी आभारी हूँ जो हमारी महामंत्री हैं। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इन सबके लिए आपने बड़ी मेहनत की है, इतनी व्यवस्था बनाई है, सबके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। यह अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया 5 जनवरी 2009 से। अभियान की शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के 680 जिलों में यह अभियान पहुंच गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी है ये बताते हुए कि मात्र 1 वर्ष और 6 महीने के समय में अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस अभियान में 10,000 पदाधिकारी और 2,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक इस अभियान में और जुड़ने वाले हैं और उस काम के लिए परम पूजनीय स्वामी जी स्वयं एक एक जिले का प्रवास कर रहे हैं और एक एक जिले में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके 11 लाख योग शिक्षकों को इस अभियान से जोड़ने में लगे हुए हैं। 2 साल के बाद हमारा सपना है कि हमारे पास 13,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक हो जाएंगे और भारत के हर गांव तक हम पहुंच जाएंगे। भारत में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमारे कम से कम 2 योग शिक्षक हो जाएं, ऐसी प्रयास और कोशिश हम सब कर रहे हैं। इसके अलावा अगले 4 वर्षों में भारत स्वाभिमान के अभियान में हम 5 करोड़ मेंबर्स बनाने वाले हैं। सारे देश के जो नागरिक हैं, जो भारत के बारे में संवेदनशील हैं, देशभक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसे 5 करोड़ नागरिकों को भारत स्वाभिमान का हम सदस्य बनाना चाहते हैं और इनकी मदद से भारत के 50 करोड़ लोगों तक भारत स्वाभिमान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी अभियान या संस्था से जुड़ता है तो वो कम से कम 10 लोगों को अपने जीवन में प्रभावित कर लेता है। तो भारत स्वाभिमान से अगर 5 करोड़ लोग मेंबर के रूप में जुड़ गए तो कम से कम 50 करोड़ लोग हमारे अभियान से प्रभावित होंगे
हमारे अभियान के सहयोगी होंगे, शुभेच्छक होंगे और उनकी ताकत से हम इस देश में कुछ नया कर पाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं इस भारत स्वाभिमान की तरफ से। 2 काम हमें करने हैं। पहला काम है भारत के हर नागरिक को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, और दूसरा काम है अपने भारत देश को निरोगी बनाना और स्वस्थ बनाना। भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं और भारत के नागरिकों में जो बुराइयां आ गई हैं, इन बीमारी और बुराइयों को मिटाना है। और भारत देश में जो बीमारियां और बुराइयां आई हैं, इनको भी मिटाना है। नागरिकों में जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, भारत में 5,70,00,000 लोगों को, हृदय घात की जो बीमारियां हैं वो 4,50,00,000 लोगों को हैं। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों की बीमारियां हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस है, करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द है, 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है, 10 करोड़ भारतवासियों को हाइपोटेंशन है, करीब 4.25 करोड़ भारतवासियों को मस्तिष्क के रोग हैं और करीब 23 करोड़ भारतवासियों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सामान्य रोग हैं। कुल 77 करोड़ भारतवासी इस समय बीमार हैं। इन सभी भारतवासियों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। ये हमारे अभियान का पहला लक्ष्य है। और दूसरा, हमारे भारत देश में इस समय भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। हमारे देश के बारे में सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों से भरपूर देश भारत इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी और इतनी बुरी स्थिति में आ गया है कि अभी शर्म आती है भारत के बारे में बात करने को। तो भारत की गरीबी, भूखमरी, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मिटाना है और एक नया भारत बनाना है जो गरीबी से मुक्त हो, बेरोजगारी से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो ये 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हम चला रहे हैं। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि नागरिकों की बीमारियां हम कैसे मिटाएंगे। 77 करोड़ नागरिक जो इस देश में बीमार हैं, इनकी बीमारियों को मिटाने के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम है। तो हमने भारत में अभी तक योग और प्राणायाम, आयुर्वेद के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। जिनकी शुगर ठीक हुई है, डायबिटीज ठीक हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, जिनका अस्थमा ठीक हुआ है, दमा ठीक हुआ है, जिनके घुटनों के दर्द ठीक हुए हैं, कमर के दर्द ठीक हुए हैं। करीब 140 बीमारियों पर हमने देखा है योग प्राणायाम का बहुत अच्छा असर होता है और योग प्राणायाम के माध्यम से 140 बीमारियां अभी तक ठीक होते हुए हमने देखी हैं। इसी योग प्राणायाम को गांव-गांव तक पहुंचाकर हम हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं और इसी काम में तन मन धन से हम सब लगे हुए हैं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं मैं कि वैसे तो हमारे देश की सरकार के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की चिकित्सा व्यवस्था के हजारों हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं और भारत में करीब 18 लाख डॉक्टर अपनी चिकित्सा के द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हमें एलोपैथी चिकित्सा के द्वारा जो सेवाएं मिल रही हैं, इनमें बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत बड़ी बेईमानी है। आपको मैं कहूंगा तो हैरानी होगी कि एलोपैथी चिकित्सा व्यवस्था में भारत देश के 18 लाख डॉक्टर जो रात दिन काम कर रहे हैं, उन डॉक्टरों के द्वारा जो दवाएं आपको खिलाई जा रही हैं, वो दवाएं इतनी खराब हैं कि दुनिया में कोई उन्हें नहीं खाता।
और दुनिया के देशों की सरकारों ने उन दवाओं को सालों पहले बंद कर दिया। जो दवाएं दुनिया में बिकती नहीं है, जो दवाएं दुनिया में मरीजों को खिलाई नहीं जाती, जो दवाएं दुनिया में पैदा नहीं करी जाती, उत्पादन जिनका बंद है, ऐसी हजारों दवाएं भारत में बिक रही हैं। मैं नाम लेके आपको कुछ दवाओं के बारे में कहूंगा। एक दवा है जिसका नाम है वोवेरॉन। ये वोवेरॉन नाम की दवा दुनिया के 50 देशों में बंद है। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ऐसे 50 देशों में वोवेरॉन बंद है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ये दवा हमें खिलाई जाती है जब हमें बुखार आता है और शरीर में दर्द होता है। आपने अगर ये पूछा कभी कि ये दवा क्यों बंद है, दुनिया के देशों ने क्यों इसको बंद किया है, तो मैंने इसके बारे में जब रिसर्च किया तो पता चला कि वोवेरॉन दवा का सबसे बुरा साइड इफेक्ट हमारी किडनी पर होता है। अगर आपको 3 या 4 इंजेक्शन वोवेरॉन के दे दिए जाएं किसी भी दिन एक साथ, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो 99% पक्का मान लीजिए कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। भारत में लाखों लोगों की किडनियां खराब हुई हैं इस वोवेरॉन दवा के इंजेक्शन के चलते, और वो लोग बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में रहता हूं, वहां सैकड़ों मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हो गई है, और जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर मरीजों को वोवेरॉन दिया गया और उसके बाद उनकी किडनी खराब हो गई। दुनिया के 50 देशों में इसी कारण से वोवेरॉन दवा को बंद किया हुआ है। एक और दवा है जो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बंद है, लेकिन हमें वो दवा बहुत खिलाई जाती है। उसका नाम है क्विलोकिनोल। क्विलोकिनोल एक दवा है जो आपको डायरिया और डिसेंट्री होने पर खिलाई जाती है, लेकिन दुनिया के 80 देशों में ये दवा बंद है, क्योंकि इस दवा से आंतों में घाव हो जाता है और धीरे धीरे वो आंतों का घाव कैंसर तक बढ़ सकता है, और बहुत सारे लोग आंतों के कैंसर के मरीज हो जाते हैं इस खतरनाक क्विलोकिनोल दवा को खाते हैं। और एक दवा है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकॉल, और इसके साथ एक बिकने वाली दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लोरेमफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दुनिया के 100 देशों ने बंद कर रखा है, लेकिन भारत में ये दवा धड़ल्ले से बिक रही है और आपको खिलाई जा रही है। आपके मन में सवाल आएगा, ऐसी कितनी दवाएं हैं जो भारत में खिलाई जा रही हैं और दुनिया के देशों ने उनको बंद कर रखा है। इस विषय पर मैं पिछले 20 साल से शोध कर रहा हूं और मुझे बहुत हैरानी है, बहुत तकलीफ है ये बताते हुए कि करीब 84,000 दवाएं हैं जो हमें खिलाई जा रही हैं, जो तत्काल बंद कर देनी चाहिए। दुनिया की एक संस्था है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनका कहना है कि भारत के सभी मरीजों को मात्र 350 दवाओं की जरूरत है, लेकिन भारत देश में 84,000 दवाएं बिक रही हैं। अब 350 दवाओं की हमें जरूरत है जो एसेंशियल मेडिसिन मानी जाती हैं, लेकिन भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी बीमारियों में उनका कोई योगदान नहीं है ठीक करने में, फालतू में वो दवाएं हमें खिलाई जाती हैं। आप पूछोगे जी क्यों खिलाई जाती हैं ये दवाएं फालतू में? इसका एकमात्र उत्तर है कमीशन खोरी। हमारे भारत में दवाओं के व्यापार में जितना कमीशन है, शायद उतना तो हथियारों के व्यापार में भी नहीं है। दवा बनाने वाली कुछ कंपनियों पर मैंने केस स्टडी किया। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी है उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, एक कंपनी है उसका नाम है सीबगाएगी, एक कंपनी है उसका नाम है सैंडोज, एक कंपनी है उसका नाम है पार्क डेविस, एक कंपनी उसका नाम है जर्मन रेमेडीज। ऐसी 20 कंपनियों पर मैंने केस स्टडीज किए तो पता चला कि इन कंपनियों का दवा बेचने के क्षेत्र का मुनाफा 20-20 हजार % का है।
दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां 20,000% का मुनाफा कमाया जा सके। हथियारों के व्यापार में भी अब इतना मुनाफा नहीं है 20,000% का, लेकिन दवाओं के व्यापार में 20,000%, 25,000%, 30,000% के मुनाफे हैं। और ये मुनाफे इन कंपनियों को जब होते हैं तो कंपनियां भरपूर कमीशन देती हैं डॉक्टर्स लोगों को, केमिस्ट और ड्रगिस्ट को और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनियों का प्रचार करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर को वो दवा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है कमीशन। प्रचार करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर को वो दवा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है। इसमें जामुन की गुठली का पाउडर मिला ले। जामुन की गुठली माने जामुन बाजार में मिल रहा है इस समय, आप 2-4 किलो खरीद लें, फिर उसको खा लें, गुठली निकलेगी, उसको धूप में सुखा लें, सुखाने के बाद उसको पीस कर पाउडर बना लें। इसके बाद आपके घर में एक दवा है करेले। करेले की सब्जी आप रोज खाते हैं। ये करेले के छोटे छोटे टुकड़े करें, धूप में सुखाएं और इसको पीसकर इसका पाउडर बना लें। और अंत में नीम के पेड़ पर एक फल लगता है जिसको निम्बोली कहते हैं, उसकी गुठली निकालकर उसको सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। मेथी दाने का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और नीम की गुठली का पाउडर। मेथी दाना, करेला, नीम और जामुन, ये चारों के पाउडर को पीस कर बराबर मात्रा में एक डब्बे में भर के रख लें। मिक्स करें और भर के रख लें डब्बे में। बस यही दवा है। आप इस दवा का उपयोग करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाली पेट गर्म पानी के साथ। अब इसको ऐसे नियम बना लें कि खाने से 1 घंटे पहले सुबह ले लें 1 चम्मच, खाने से 1 घंटे पहले शाम को लें। बहुत आराम से आपकी शुगर को ये ठीक कर देगा। लगभग 3-4 महीने लगातार इसको सेवन कर लें और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं। जैसे ही आपको लगे कि शुगर नॉर्मल हो गई है, फिर इसको आप बंद कर दें। ज्यादा इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो भोजन नहीं है। लगभग 4 महीने में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक ही कंडीशन में ये बीमारी पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती ये दवा, जब किसी को जन्म से डायबिटीज हो, बाई बर्थ। अगर जन्म से किसी को डायबिटीज है तो इसके साथ कुछ और भी दवाओं को खाना पड़ता है, तब जाकर डायबिटीज को हम कंट्रोल कर पाते हैं और थोड़ा लंबे समय के इलाज के बाद वो ठीक होती है। जिनको जन्म से डायबिटीज नहीं है उनकी तो बहुत जल्दी ये दवा ठीक कर देती है। और किसी को ऐसा लगता है कि 4 महीने से पहले भी हमें ठीक हो जाए डायबिटीज, तो उसके लिए क्या करें? तो इतना करिए कि ये जो दवा मैंने बताई है इसका उपयोग करते हुए रोज 1 घंटा प्राणायाम कर लीजिए। आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम। अगर आपने 1 घंटे प्राणायाम रोज किया और ये जो पाउडर मैंने बताया ये ले लिया, तो 2 महीने में ही आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और 2 महीने बाद आप देखना, चेक करा लेना ब्लड को और यूरिन को। अगर आपको लगता है कि शुगर अब ठीक है, लगभग 150-160 तक आ गई है खाने के बाद की शुगर, तो दवा तो तुरंत बंद कर देना, प्राणायाम चालू रखना। और इस प्राणायाम को अपने जीवन का अगर आपने हिस्सा बना लिया तो आगे का पूरा जीवन आपका शुगर फ्री बीतेगा। आप नॉन डायबिटिक होंगे और आपकी जीवन भर की तकलीफ खत्म हो जाएगी। हमने तो कई बार देखा कि जिन मरीजों की शुगर ठीक हुई है इस दवा की मदद से और प्राणायाम से, उनको शुगर ठीक होने के बाद 200-200 ग्राम चीनी खिला के देखा है, फिर भी उनकी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। इतनी प्रभावकारी ये दवा है। ये हमारे घर में उपलब्ध है, बहुत सस्ती है, कॉस्ट फ्री लगभग है, टैक्स इस पर कुछ भी नहीं है।
साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं है और इसकी एक्सपायरी डेट कुछ नहीं, दूसरों को बताएं। ऐसे ही मेरा निवेदन है, एक और बीमारी है जिसके लिए आप अपने घर में खुद इस्तेमाल करें, दवा है, वो आपको हृदयघात हुआ है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ब्लॉकेज है। कभी वो 70% हो सकता है, कभी 80%, कभी 90%, कभी 99%। और डॉक्टर आपको बार बार ये कहेगा आप ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास करा लो। मेरा निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना फंसें, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का एक भी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि दोबारा आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा कि आपको दोबारा अटैक नहीं आएगा। कई बार तो ये देखा गया है कि सवेरे ऑपरेशन कराया, शाम को दोबारा अटैक फिर आ गया। और ये ऑपरेशन में होता क्या है वो आप जरा जान लें तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि ये कितना फालतू ऑपरेशन है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक स्प्रिंग आपके हार्ट की आर्टरीज में डाली जाती है। हृदय को रक्त देने वाली एक वाहिका है और हृदय से रक्त ले जाने वाली एक दूसरी वाहिका है। हृदय का काम क्या है, रक्त का लेना और देना। हृदय शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर बना है। ह्री एक संस्कृत धातु है जिसका मतलब होता है लेना, और दय दूसरी संस्कृत धातु है जिसका मतलब है देना। हृदय लेना देना, लेना देना, लेना देना करे वो हृदय। किस चीज का लेना देना करे? रक्त का, खून का। तो हृदय रक्त लेता है और वापस आपको देता है। तो रक्त ले जाने वाला जो रास्ता है, इसमें कहीं रुकावट अगर आई तो उस रुकावट को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास कोई दवा तो है नहीं। वो करता क्या है, उस रुकावट में एक स्प्रिंग डाल देता है ताकि रक्त ले जाने वाली नली थोड़ी चौड़ी हो जाए और रक्त आसानी से जा सके। ये स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में होती है। आपने बॉल पेन की स्प्रिंग देखी है, उसी पर मेडिसिन का कोट करते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनती है, बॉल पेन वाली ही स्प्रिंग है, बस उसके ऊपर मेडिसिन का कोट है। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये सुनकर कि ये स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है और जब आपके हृदय में डाली जाती है तो डॉक्टर 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल बनाता है। और कई डॉक्टर तो इतने बेईमान हैं कि इस स्प्रिंग को बीच से काट के 2 कर देते हैं और वो 2 ऑपरेशन का चार्ज आपसे वसूल लेते हैं। 3 लाख रुपए दे। मैंने 2 स्टंट डाले और ये जो स्प्रिंग डाली जाती है ये थोड़े दिन में बेकार हो जाती है, क्योंकि जहां तक स्प्रिंग पड़ी हुई है वहां तक तो रक्त का प्रवाह ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर रुकावट आ जाती है और ये स्प्रिंग पूरी बेकार हो जाती है। तो आपको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है और दूसरी बार फिर 1.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। तो आप बोलोगे जी क्या करना चाहिए? बात तो सीधी सी ये है कि आपके हृदय के रक्त में रुकावट करने वाली जो टेंडेंसी है उसको खत्म करिए। ब्लड में एक टेंडेंसी होती है, रक्त में एक टेंडेंसी होती है और उसके कारण रुकावट बढ़ती है, कचरा आ जाता है रक्त में। तो वो टेंडेंसी खत्म कर दीजिए तो हमेशा के लिए आप ठीक रहेंगे। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? इस रक्त की टेंडेंसी को खत्म करना है कि रुकावट ना आए, इसके लिए एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। इसको विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, एक भी इलाज नहीं है उनके पास कि आपके रक्त में रुकावट ना आए। मैं आपको एक सरल उदाहरण से ये समझाऊं। आपके घर के आगे पानी निकलने के लिए एक नाली बह रही है मान लीजिए, और इस नाली में कोई रुकावट आ गई तो क्या होने वाला है? पानी इधर उधर से बहेगा। तो आप क्या करेंगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके घर का गंदा पानी निकलने वाली नाली में रुकावट आ गई है
अब इस रुकावट को आने के बाद आप क्या करोगे? एक रास्ता है कि नाली तोड़कर दूसरी नाली बनवाओगे, और दूसरा रास्ता है कि नाली में जो कचरा फंस गया है इसकी सफाई करोगे। कौन सी चीज अच्छी है? आपके घर से गंदा पानी निकलने वाली जो नाली है इसमें कचरा फंस गया है, इस कचरे को साफ करोगे या उस नाली को तोड़कर नई नाली बनाओगे? आप कहोगे जी कचरा साफ करेंगे। तो हर्ट के लिए भी यही विकल्प है। ये पुरानी नाली तोड़कर नई नाली बनवाना माने ऑपरेशन कराना, और कचरे की सफाई करके नाली को ही साफ कर देना माने आयुर्वेद की पद्धति में जाना। अब आप पूछोगे जी क्या कचरा है हमारे रक्त में जो रुकावट पैदा कर रहा है? इसी कचरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल। आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा एलडीएल माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया है, इसी ने आपके रक्त में रुकावट लाई है। तो आप क्या करो? LDL और VLDL को कम कर लो, माने कचरे की सफाई कर लो, माने रक्त को शुद्ध कर लो, माने रक्त का शुद्धिकरण कर दो। अब आप ये पूछो कि रक्त को शुद्ध करना, कचरे को हटाना रक्त में से, इसके लिए आयुर्वेद में क्या दवा है? तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा आपके घर में है, उसका नाम है घिया, उसका नाम है लौकी, उसका नाम है दूधी, उसका नाम है सोरेकाई, उसका नाम है कुंबड़काई, उसका नाम है सोतेकाई। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। आपके पंजाबी में शायद घिया कहते हैं उसको, हम लोग हिंदी में लौकी कहते हैं उसको, मराठी में उसको दूधी कहते हैं, गुजराती में भी उसको दूधी कहते हैं, कन्नड़ में उसको सोरेकाई कहते हैं, तमिल भाषा में उसको सोतेकाई कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है इसके लौकी के। लौकी माने घिया, ये आपके घर में है, ये खून को सबसे तेजी से शुद्ध करता है और ये खून के सारे कचरे को निकाल देता है। माने खून में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो ट्राइग्लिसराइड का बैलेंस खत्म हुआ है, उसको सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत इस लौकी में है, घिया में है। तो जिनको भी हृदय में तकलीफ है आप उनको बोलो ऑपरेशन ना कराएं, घिये का रस पियो। ऑपरेशन में 3 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? घिये के रस में 500 रुपए में ही आप ठीक हो जाओगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका। अब आप बोलेंगे घिये का रस कैसे निकालें? घिये का रस निकालने का तरीका है कि उसका छिलका ना उतारें, छिलके को साबुत रखें और रस निकालें। घिये के छोटे छोटे टुकड़े करें, मिक्सर में जूसर में उसको क्रश कर लें, रस निकल आएगा। अब इस रस में थोड़ा तुलसी पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा धनिया पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा पुदीना पत्ता मिलाएं पीसकर, तीनों को पीसकर मिला दीजिए। अब आपका दवा तैयार है। इसको पीना है रोज सुबह खाली पेट। खाली पेट पीने में कुछ तकलीफ हो तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। और इसको लगातार 4 महीने आप पी लीजिए तो आपका अगर 99% तक ब्लॉकेज है वो भी निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाएंगे, आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो एकदम सामान्य हो जाएगा। आपके शरीर में खून में कहीं भी कोई रुकावट है वो रुकावट इससे निकल जाए। और मेरा एक दूसरा सुझाव है आपको कि आप ये जो घिये का रस पिएंगे, इस घिये के रस के साथ साथ रोज 1 घंटे प्राणायाम कर लीजिए तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। खाली घिये का रस पिएंगे 4 से 5 महीने में ठीक होगा, लेकिन प्राणायाम साथ में कर लेंगे तो 1.5-2 महीने में ही हृदय आपका ठीक हो जाएगा। प्राणायाम में सबसे ज्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम आप कर लीजिए। और इन प्राणायाम को सिखाने के लिए हमारी योग कक्षाएं यहाँ चलती हैं, उसमें आप आ जाइए, सीख लीजिए।
और फिर वही करिए 2 महीने बाद